हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फिजिक्स फॉर्मूला इन वन शॉट पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो यार कोशिश करेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि हीट का जो मैकेनिज्म होता है, उसके अलावा आपका थर्मल एक्सपेंशन को भी हम थोड़े से कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पर सारे फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे सरफेस लेवल के, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी हेल्प चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे कलीग्स के साथ, सारे क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स के साथ, ठीक है, जिससे वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स आने की वजह से जल्दी से जल्दी मोटिवेशन आए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट आपके लिए आता रहे, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन ग्रो होगा हमारा, उतना ही बेहतर कॉन्टेंट आपके लिए आता रहेगा और उतनी ही फ्रीक्वेंटली आएगा। ओके, चलिए, ये हमारा प्यारा सा हेलो बच्चों ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से, और वहाँ पर जाकर आप जो है ज़्यादातर चीज़ें फ्री हैं। 80% 90% चीज़ें इस ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री हैं। चाहे वो मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज़ हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, क्वेश्चन बैंक हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और डिस्कशन फॉरम भी है इसके ऊपर, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस पर कॉन्टेंट अवेलेबल है। तो बेसिकली आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये है यार, हमारी एक हेल्प कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ी बहुत वैल्यू आपकी लाइफ में एडिशन हो रही है, आपको कुछ बेहतर समझ में आ रहा है, कुछ आपके नंबर बड़े हैं, तो आप एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर आप जो है हमारी रेटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हमें 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो, और साथ में एक बढ़िया आपका जो रिव्यू है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जो भी आपने सीखा है, या आपके नंबर बड़े हैं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपने फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहला है, हम स्टार्ट करेंगे केटीजी के थ्रू। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो सबसे पहला तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला आइडियल गैस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो गैस का मॉलिक्यूल के जो टोटल वॉल्यूम है ना, वो बहुत ही छोटा होता है कंटेनर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल के बीच में काम नहीं कर रहा होता है। अब अगर हम स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें आइडियल गैस के लिए, तो वो होती है PV = μRT, है ना। तो PV = μRT आप कह सकते हो, या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT, इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप जो है और भी तरीके से मोल को आप और भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल को। तो PV = μRT, या फिर M/MWRT, या फिर PV = NKT, है ना। अब यहाँ पर फर्क है यार, देखो, ये मोल है, ये नंबर है, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो P/ρ = RT/mW, ये हमारी इक्वेशन हो गई, = KT/m, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये आपको याद रखने के लिए, तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका फंडा क्या है, बेसिकली इसका जो फंडा है वो कुछ ऐसा है, P फॉर प्रेशर, ρ फॉर डेंसिटी, RT/mW। तो P/ρ = RT/mW होता है, और ये हमारा KT/m के बराबर होता है। व्हाट इज द K? दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर, एंड दिस इज मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एंड दिस इज मास ऑफ होल गैस, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, या फिर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल का मास, ठीक। तो इसका ये आपका यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको, ओके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी डायरेक्टली आपको यूज कई मिलेंगे। तो देखो, केटीजी, मॉडर्न फिजिक्स, इनमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले, ओके। अब कुछ गैस लॉज होते हैं जिनकी कोई खास जरूरत आपको है नहीं, ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यार अब मुझे बताओ, अगर प्रेशर मैंने कांस्टेंट ले लिया है ना, म्यू और आर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात आपको नहीं देखने को मिलती है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें जैसे हम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान रखना है 3, 5, 5, 6, मतलब ये आपका मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ये डायएटॉमिक, ये ट्राइएटॉमिक लीनियर, और ये ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती हैं, गैसेस की इंटरनल एनर्जी होती हैं। अब देखो यार, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपकी जो आइडियल गैस होती है
उसमें जो टोटल इंटरनल एनर्जी है ना वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की, तो वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर हम उसको कह सकते हैं, या फिर ये हो सकती है 3/2 पी वी, या फिर ये हो सकती है आपकी ये हो सकती है 3/2 म्यू आर टी। मतलब ओवरऑल बात हम कर क्या रहे हैं? ओवरऑल हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर बस वैल्यूज को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकती है आपकी 3/2 मास अपॉन मॉलिकुलर वेट आर टी, है ना, या फिर 3/2 एन अपॉन एन नॉट आर टी। ओके, तो ये हमारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके ना, तो इस सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक चीज़ होती है एनर्जी डेंसिटी, वो होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया फंडा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है ई मोलर, ठीक है। ई मोलर क्या है? मतलब बेसिकली मोल के फॉर्म में आप निकालना चाहते हो एक मोल की, तो वैसे तो टोटल तो थी 3/2 म्यू आर टी, लेकिन अगर एक मोल की निकालोगे तो 3/2 आर टी हो जाएगा। अगर हम ग्राम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बस, है ना। आगे हम अगर निकालें मॉलिक्यूल की निकालें किसी की, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2 आर टी बाई एन नॉट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर 3/2 के टी। तो इस तरीके से जो आपको फंडे यहाँ पे याद रखने हैं। मतलब ये कहाँ से क्या आया? देखो, जो हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो R/n0 के बराबर होता है ना, ध्यान रखना। अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो R/n0 की जगह पर मैंने K रख दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार आपको काम आते हुए दिखेंगे, अगेन एंड अगेन दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हमारी 3/2 पीवी, 3/2 म्यू आर टी, 3/2 एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी। ओवरऑल आपको एक ही याद रखना है, बाकी तो सब इसके डेरिवेटिव है। अच्छा, एक और चीज हमने जो बताई वो सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की हमने यहाँ पे बात करी है। और ये 3 का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही आएगा हमेशा, नहीं, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है। अभी ये आपका आइडियल गैस के लिए है। अगर आपकी डायटोमिक गैस अगर कर दो तो ये 5 हो जाएगा, और यही चीज आपकी 6 भी हो सकती है अगर आप और ज्यादा आगे बढ़ जाओ तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अलग अलग तरीके की स्पीड आपको हमारे इस वाले चैप्टर में देखने को मिलती है। जैसे आपकी VRMS के अलावा यहाँ पर आपको देखो, VRMS तो हमें पता ही है √3RT/mw होता है ना। उसके अलावा हमें और भी मिलती हैं, जैसे 3kT/m, तो हम इसको लिख ही सकते हैं RT/mw की जगह पर। उसके अलावा और भी होती है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल जो होती है वो होती है 2RT/mw या फिर 2kT/m। अच्छा, एक और चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि mw का मतलब हो गया आपकी पूरी गैस, जो एक मोल गैस होती है उसका मास, जबकि स्मॉल m का मतलब हो गया एक गैस मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में अंतर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। V एवरेज अगर आप निकालना चाहो तो 8RT/mw, या फिर आप लिख सकते हो 8kT/m, ठीक है। 8/π मतलब बेसिकली 8/π आपने यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। बाकी देखो, आप ऐसे कह सकते हो, इसमें √3 टाइम्स ऑफ kT/स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब है एक गैस मॉलिक्यूल का मास, इसमें √2 टाइम्स ऑफ kT/m, जबकि इसमें √8/π के टाइम्स ऑफ kT/m, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्पीड्स मेंशन्ड हियर। RMS है, चाहे वो मीन जो मोस्ट प्रोबेबल है, चाहे वो एवरेज है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? वो वाली स्पीड जिसमें आपके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जिस स्पीड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखोगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 3 की जगह मैंने पहले ही बताया आपको, अब मैं आपको थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर आपने सपोज डाई एटॉमिक गैस ले ली तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा? फिर ये जो था ना मैंने 3/2 म्यू आर टी जो बताया, इसकी जगह आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया? अब क्या सीन है कि जो भी गैस लोगे उस हिसाब से यहाँ पर चेंज कर देना वैल्यू, 3, 5, 5, 6, है ना, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो।
अब एक चीज़ होती है मीन फ्री पाथ, वैसे तो इतनी ज़रूरी नहीं है बट लेकिन ये रिलेशन के हिसाब से ज़रूरी है। तो रूट पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन। अब कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई ये आपका जो लैम्डा है वो डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक, चलो अब उसके बाद किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, दैट वर्क डन इज PdV। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, W1 से W2 है ना। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो चैप्टर है वो नया मोड ले लेता है आगे, मतलब बेसिकली हम एक तरीके से थर्मोडायनामिक्स में एंट्री कर लेते हैं, पर अभी हम इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही रख ले देते हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, जैसे आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक, ठीक है ना। आइसोकोरिक का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक भी हो सकता है। तो अब आइसोकोरिक प्रोसेस है अगर, तो उसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। अब क्या ऐसे में क्या होता है कि अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, ऐसे केस में देखो अब स्पेसिफिक हीट को हम CB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी जा रही है। तो ये हो जाएगा डेल्टा QB अपॉन म्यू dt, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। अब एक होती है आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस केस में ये CP हो जाएगा, यानी कि डेल्टा QP अपॉन म्यू dt, है ना। QP और इन सब का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने जो हीट दी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर दी है, और इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने हीट दी है। ठीक, अब हम देखें तो आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल इस केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो PV इक्वल टू म्यू RT रहता है, तो PV इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो जो हमारा वर्क होगा वो हो जाएगा म्यू RT बाई V, है ना, dV। मतलब वही सारी फंडे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। वर्क डन आपका वही म्यू RT बाई V इंटू dV हो जाएगा। अभी हमने PdV देखा था, तो P की जगह म्यू RT बाई V रख दिया है हमने। तो यहाँ पर हम अगर आगे इसको सॉल्व करें तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम जब इसको सॉल्व करके लाते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है म्यू RT लॉग बेस E बाई ln की बात कर रहे हैं अभी हम, ये ln है, लॉग बेस E का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, और ये हो जाएगा V2 बाई V1। हमने ये क्या किया है, हमने जो है ये dV बाई dV का इंटीग्रेशन लिख दिया है ना, कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम इसको और अगर लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2.303 म्यू RT लॉग बेस 10 P1 बाई P2। लेक्चर्स के अंदर हमने सब देखा था। अगर आपने हेलो बच्चों ऐप के ऊपर कभी लेक्चर्स पढ़े हैं लाइफ में, या आपने पिछले साल मेहनत करी है या वन शॉट भी देखे होंगे, तो उसमें तो इतना नहीं बताया था, हाँ, लेकिन मैंने लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से बताया है, क्वेश्चंस भी करे हैं ढेरों सारे, और ढेरों सारे तरीके से सब जाने हैं हमने उसमें। तो ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखें उसको ढंग से अभी से पढ़ लें, बाद में दिक्कत होती है नहीं तो, ठीक है ना। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेफिनेट सी बात है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि PV होता है म्यू RT। अब यहाँ पर आइसोथर्मल है तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना, तो इसमें कोई लोचा ही नहीं था। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डायरेक्टली कि भाई ग्राफ वगैरह वाले, तो इसमें आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हमने एक ग्राफ बनाया, तो मान लो दो टेम्परेचर है हमारे T2 और T1, तो आपका यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, ऐसे ध्यान रखेंगे सीधे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक क्या बला है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वहाँ पर आपकी हीट में चेंज जीरो होता है, मतलब आपका जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर हो गया इस हिसाब से। तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक के केस में। और क्या होता है, आप इसको और थोड़ा एलाबरेट करें तो TV की पावर माइनस गामा 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लें तो बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं रख पाए तो हैंड टू हैंड ड्राइव करना सीखें। कैसे ड्राइव करोगे, सीधे वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। वॉल्यूम की जगह पर आपको मान लो प्रेशर की जगह पर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम लाना है, तो म्यू RT अपॉन V करके यहाँ पर चेंज करके ले आओ, है ना। तो अब इतना तो टाइम है नहीं, बाकी बेसिक हमने डायरेक्ट फॉर्मूले देख लिए हैं। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, स्लोप की। तो जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है PV कर्व के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ PY/V होता है, ठीक है ना। ये गामा टाइम्स, अब गामा क्या बला है, गामा बेसिकली रेशियो है CP अपॉन CV का।
मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है ना, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एडियाबैटिक में है, इससे पहले वाला तो जो था ये हमारा आइसोथर्मल में है। फिर उसके अलावा आइसोकोरिक में वर्क डन 0, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। और आइसोबैरिक में वर्क डन क्या, पीवी जो वर्क डन है हमारा वो PdV है ना, मतलब एक तरीके से PV2 माइनस V1 है ना। और तो इस तरीके से हमने चारों प्रोसेस में वर्क डन निकालना सीखा। ओके, सीखा क्या मतलब, ये फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब उसके बाद हमारा स्लोप एडियाबैटिक का जो है आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक, अगर हम यहाँ पे अलग अलग रिलेशंस की बात करें तो जो हमारा CV होता है वो आप अगर देखें तो क्या होता है F/2 टाइम्स ऑफ R, जबकि जो CP होता है वो आपका अगर आप CP को देखें तो वो CV प्लस R के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो F/2 + 1 टाइम्स ऑफ R। ठीक है ना, तो ये हमारा फंडा हो गया। अब जो CV है वो हमारा हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। ओके, और जो CP है वो हमारा हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जो गामा है वो CP/CV के बराबर हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 1 + 2/F के बराबर। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे रिलेशन, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये पांचों आपको जो चीजें हैं ना वो डायरेक्टली ध्यान रखनी है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कई बार तो फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं, है ना। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में अप्लाई ही करना पड़े, कई बार तो डायरेक्टली फॉर्मूले आपसे पूछ ले जाएंगे। तो ऐसी कोई इसमें मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आइसोट्रॉपिक प्रोसेसेस होती हैं कुछ जो ना एडियाबैटिक है ना कुछ है, तो उस केस में आपकी जो ऐसी प्रोसेस होती है उनमें PV की पावर अगर मान लो x है ना, अभी तो गामा थी, अभी मान लो कोई भी एक अननोन क्वांटिटी है x, तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हो जाती है आपकी R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x। ठीक है ना, तो ये हमारा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो C है वो हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आपका जो CP वगैरह है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो CP है वो इस केस में आइसोट्रोपिक के केस में क्या हो जाएगी R अपॉन गामा माइनस 1 है ना प्लस R। ओके, तो ये रहेगा CB प्लस R। ठीक है, या फिर आप कंफ्यूजन में ना हो तो आप ऐसे ही इसको डायरेक्टली याद रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है आप वैसे करके आ जाना। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली याद रखो। ये कोई भी एक अननोन प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कौन सी है। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो पढ़ेंगे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल्स वगैरह के क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा बीच में मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि टेम्परेचर स्केल होती है, इसको अगर हमें पता हो तो अगर इसका क्वेश्चन आ भी गया तो आप फटाफट फिर उसको कर पाओगे पेपर में ना, छोड़ के नहीं आओगे। तो थर्मल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ मैं, है ना, एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन या फिर टेम्परेचर। तो देख लेते हैं इन टॉपिक्स को थोड़ा सा। देखो, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स का कंपैरिजन देखते हैं हम। जैसे मान लो आपकी जो एक होती है फ़ारेनहाइट की K-273/100। ठीक है ना, देखो बेसिकली होता क्या है, K का मतलब है कि जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई है उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट घटाना है, और अपॉन में क्या करना है, अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट घटाना है, इज इक्वल टू C/100। C का मतलब क्या है आपका, बेसिकली C का मतलब है आपका डिग्री सेल्सियस के लिए। अब देखो डिग्री सेल्सियस वाले में वैसे तो 0 लगा देना चाहिए था मुझे, है ना। अब नेक्स्ट है आपका F-32, ये फ़ारेनहाइट, वो आपका जो है उसका हो गया केल्विन का। तो ये हमारी टेम्परेचर स्केल हो गई, इनको रिलेट आप ऐसे कर लीजिए। ओके, ये और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, जो भी रीडिंग आपको पेपर में या क्वेश्चन में दी गई है वो उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट उसका घटाओ। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब किसी भी स्केल का जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, जैसे डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सबसे लोअर पॉइंट होता है, डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक, तो ये हमारी हो गई, आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो, अब उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं और फिर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन।
तो थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या है, L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कह लो या डेल्टा टी कह लो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी मैटर को हीट कर देते हो तो वो एक्सपेंड करने लगता है ना। तो सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करते हैं, लीनियर जो है लीनियर डायमेंशन में जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, और 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि जैसे लिक्विड गैस जो होती है वो उनमें केवल वॉल्यूम में ही चेंज होता है। अब जैसे कुछ हो सकता है एरियल एक्सपेंशन हो जाए, तो एरियल एक्सपेंशन है तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है एरियल और वॉल्यूम और लेंथ के अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर अब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सिस देखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेंथ, एरियल, वॉल्यूम, इट्स डिपेंड कि भाई किस तरीके का हम चीज़ें देख रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा होता है 1:2:3। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे, अगर एक वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब हमें दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, ठीक। अब उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। लेकिन उससे पहले भी एक टॉपिक होता है जैसे फेस कन्वर्शन वगैरह। तो फेस कन्वर्शन अगर मैं दिखाऊं आपको तो उसमें बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे फेस कन्वर्शन वगैरह में देखो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कुछ हीट की जरूरत पड़ सकती है। तो वो जो हीट होता है ना, वो होती है आपकी dt कह लो या डी थीटा कह लो, है ना, और dt कहना चाहिए, ms dt। तो ये जो हीट है ये किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होती है। और यहाँ पर ये जो S है वो स्पेसिफिक हीट है। कई बार क्या होता है, हमें किसी सब्सटेंस की फेज चेंज करनी है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जांपल आइस है, आइस से हमें वाटर बनाना है ना, आइस से हमें वाटर तक पहुंचना है। तो अब हमें फेज कन्वर्जन यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन अगर सपोज करो वाटर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस का, और उससे हमें क्या बनाना है, उससे हमें वाटर बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस का। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम एक ही चीज को बस आपका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उसका। इस पहले केस में तो हम फेज कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस से वाटर पर गए, फिर अगले में वाटर से ही वाटर पर जा रहे हैं, यानी कि आपका फेज कन्वर्ट जो है नहीं हो रहा है। वहां पे सिर्फ आपकी जो है उसी स्टेट में बेसिकली आपने हीट उसमें दे दी है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है एक ही स्टेट का या एक ही सब्सटेंस का, तो उसमें फिर आपको यूज करना पड़ेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू ms dt, ठीक। और अगर आप फेज कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी ml के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे L लेटेंट हीट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है अपने माइंड में, ओके। अच्छा चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, अगर हमें ये पता रहे तो बढ़िया है ना, सही रहेगा, पता रहेगा तो चलो। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी कि आपका जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो है ना। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से एक क्वेश्चंस के लिए हेल्प कर देता हूँ। कई बार ना आपको इस तरीके से 2 की पावर 1/4 का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली यूज़ करें 1.18, ठीक है ना। ये मेरी ओर से एक छोटी सी हेल्प थी, ठीक है। अब यहाँ पर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कई प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब क्या है, जब आप जो है कंडक्शन का मतलब क्या है, टच करके जब हीट जो है मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पर जा रही है, ठीक है ना, पास हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पर। जबकि कन्वेक्शन का मतलब क्या है, मतलब यहां पर कन्वेक्शन का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मतलब मीडियम के थ्रू, है ना, तो वो वाली बात है। और रेडिएशन का मतलब क्या है, यहां पर आपका हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे जगह पर बिना किसी मीडियम के, है ना, मतलब बिना किसी मीडियम को इफेक्ट करे हुए, ठीक है ना। तो सबसे फास्टेस्ट होती है रेडिएशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रेडिएशन होती है। दूसरे नंबर पर होती है कंडक्शन, और कन्वेक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडक्शन के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूं, उसके फॉर्मूले, है ना। तो कंडक्शन की अगर हम बात करें तो सब कंडक्शन में एंट्री करते ही सबसे पहले रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वगैरह हमें देखना पड़ता है। जैसे मान लो ये एक हमारा कंडक्टर है ना, यहाँ से ये हमारा इसका टेम्परेचर T1 है, और इधर मान लो टेम्परेचर T2 है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट करंट जो होता है वो होता है Q/T, है ना, यानी कि KA
डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ओके। तो हीट करंट होता है क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी मतलब हीट करंट, इसको ना आप अज्यूम करो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की तरह, ठीक। तो आपको बहुत आसानी होगी, ओके। चलो मैं इसको थोड़ा और बताता हूँ आपको। जो हीट करंट है आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका नॉर्मल करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हीट करंट जो हो जाएगा वो हमारा जैसे करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे ही ये हीट पर यूनिट टाइम, ठीक। तो ये रहेगा के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल, ठीक है ना। तो ये के ए बाई एल आपको ध्यान रखना है, ये आपका सब कुछ सेम है एक तरीके से, जैसे हम रेजिस्टेंस में जो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, ठीक है ना। के ए बाई एल टी वन माइनस टी टू, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे। K for thermal conductivity, A for cross sectional area, L for length and T1 and T2 are the temperature difference, ओके। चलो अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टेम्परेचर देखो dt बाई डी एक्स जो होता है, अगर हम dt बाई डी एक्स कुछ किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं। जब भी किसी क्वांटिटी को हम x के साथ या लेंथ के साथ चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो उसको ग्रेडियंट कह रहे होते हैं, और किसी को हम टाइम के साथ कर रहे होते हैं तो उसको रेट कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं इससे, और हम यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे थर्मल रेजिस्टेंस होता है ना, थर्मल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक आपका ये ऐसे एक रेजिस्टेंस है, और आपका ये टेम्परेचर T2 है, दिस इज टेम्परेचर T1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है सपोज, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस डेल्टा T बाई करंट। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अगर ऐसे लिख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता था। ये IH का मतलब हीट करंट है, वहाँ पर आप I लिखते थे V अपॉन I, यहाँ पर भी हम V अपॉन I ही लिख रहे हैं एक तरीके से, अगर आप देख रहे पा रहे हो तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन IH, ठीक है ना। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा L ओवर KA, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू L अपॉन KA हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर देखा था ना KA बाई L, ये 1 अपॉन R की वैल्यू थी, तो ऐसे ही ये हो जाएगा L अपॉन KA। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, तो आपका काम यहाँ से आसानी से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो के इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाई K2, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, अगर ज़्यादा होंगे तो आप उनको ज़्यादा जोड़ते जाइए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, देखो ध्यान रखना है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस में होता था ना उसका उल्टा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस में जैसे 2 के लिए होता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ सीरीज में होगी 2 के लिए, फॉर 2 आइडेंटिकल, फॉर 2 रॉड्स। अगर 2 रॉड्स आपने लगाई हैं तो उसके लिए आप कह सकते हो कि जो आपकी के इक्विवेलेंट होगी वो हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आप जो है इनको ध्यान रखें, ठीक है। बस ये हार्मोनिक मीन होगी, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अर्थमेटिक मीन होगा। देखो यार, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने डेंसिटी के लिए देखा था, ठीक है। फिर हमने वेलोसिटी में देखा था, एवरेज वेलोसिटी में, काइनेमेटिक्स में, ऐसे ही हमने कई जगह पर इस तरीके की चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है हमेशा अर्थमेटिक मीन या फिर कैपेसिटर में भी देखा है। तो ये सब चीज़ें वही होती हैं ना, लिंक करना सीखना चाहिए हमें। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे निकालोगे के इक्विवेलेंट, K1 A1 प्लस K2 A2, ऐसे ही A1 प्लस A2, ऐसे ही आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक। और अगर रॉड आइडेंटिकल हैं तो फिर के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, K1 प्लस K2 बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन। तो आई होप आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया हमारा क्या, कंडक्शन। अब हम आते हैं रेडिएशन के ऊपर। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो बेसिकली जो प्रोसेस होती है हीट के ट्रांसफर की एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जो आपका मीडियम है उसका कोई यहाँ पे लोचा नहीं है, EM वेव की तरह, है ना। तो ये आपका रेडिएशन का फिनोमेना है। अब यहाँ पे ज़्यादा तो हम बात नहीं करेंगे, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं।
जैसे सबसे पहली बात तो ये फास्टेस्ट मोड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट मोड, यू शुड नो इट। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर हुई है ना, या फिर एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट हुआ। तो ये क्या होता है, ये होता है आपकी जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक। ऐसे ही रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था ना रेट, ऐसी ट्रांसमिटिंग, और सबका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है ना, मतलब 100% के बराबर। यार ऑब्वियस ही बात है, जो भी रेडिएशन आ रहा है वो 100% है, उसी में से तो निकालोगे कि इतने परसेंट रिफ्लेक्ट हुआ, इतने एब्जॉर्ब हुआ, इतने परसेंट ट्रांसमिट हुआ, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है एमिसिव पावर, जिसको हम ई कहते हैं। तो ये एमिसिव पावर क्या भला होती है, ये होती है आपकी हीट, जो भी एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। या इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है ना, क्यू अपॉन टी के लिए वाट और अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी जो यूनिट है वो जूल फॉर हीट मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो एमिसिव पावर हो गई हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब एक चीज़ होती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये एमिसिव पावर सारी रेडिएशन के लिए हो गई, और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो गई, ठीक। तो ये जो होगी ई, इसको हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मैं आपको एक रिलेशन बता दूं अगर इसका, तो ई हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है, ये 0 से इन्फिनिटी तक के लिए रिलेशन हो गया, ओके। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो यूनिट है सेम होगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पर चेंज इतना ही तो आया है कि ये किसी एक वेवलेंथ के लिए है, वो सारी रेडिएशन के लिए है, ठीक है ना। अब एक चीज होती है जीबी, जिसे कहते हैं जनरल बॉडी, और एक होती है आईबीबी, यानी कि हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो भाई, इन दोनों में अंतर ये है बेसिकली कि किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एमिसिविटी। देखो अभी हमने सबसे पहले देखा एमिसिव पावर, फिर हमने देखा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इन दोनों में जो अंतर था वो था कि कंप्लीट रेडिएशन के लिए या फिर एक वेवलेंथ के लिए। अब जो हम देख रहे हैं वो है एमिसिविटी, ठीक है। अब ये क्या भला है, ये बेसिकली आपका, जैसे हमने देखा था, जैसे हमने कई चैप्टर्स में देखा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह, है ना। उसके अलावा हमने ऑप्टिक्स में देखा जो भी आपका वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं। उसके अलावा हमने जो है डिफरेंट चैप्टर्स में भी देखा है। इसके अलावा ही हमने मतलब बहुत जगह पर देखा है रिलेटिव, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी रिलेटिव डेंसिटी जैसी चीज़ें देखी हैं हमने। तो ऐसे ही ये होती है एमिसिविटी। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप रिलेट कर रहे हो परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट बॉडी जिसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं, उसकी हीट एब्जॉर्प्शन की पावर को, और जो आपकी आपकी जनरल बॉडी होती है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी, उसकी पावर को। तो बेसिकली QGB डिवाइडेड बाई QIBB, इनका रेशियो, यानी कि जो भी हीट जनरल बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब EGB अपॉन EIBB। मतलब इसका मतलब क्या है कि है ये दोनों एमिसिव पावर ही। इसके लिए मैंने स्मॉल ई रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये 100% से कम है, और इसके लिए मैंने कैपिटल ई रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये 100% है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। एमिटेड रेडिएशन बाई जनरल बॉडी डिवाइडेड बाई एमिटिव रेडिएशन बाई आइडियल ब्लैक बॉडी। मतलब कंपैरिजन कर रहे हो आप, जैसे रिलेटिव डेंसिटी में हम वाटर के साथ कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम जो है आइडियल ब्लैक बॉडी के साथ किसी नॉर्मल बॉडी को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो ER है वो 1 के इक्वल होता है ना। ER मतलब ये एमिसिविटी 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी जो भी हीट आई है उसको एब्जॉर्ब या एमिट कर सकती है, ठीक। जबकि जनरल बॉडी के लिए 0 से 1 तक ये वेरी करती है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो आपकी एक प्रीवियस थ्योरी आई थी, ठीक है ना। तो प्रीवियस थ्योरी क्या कहती थी कि किसी भी पॉसिबल टेम्परेचर पे बस 0 केल्विन नहीं होना चाहिए, हमेशा एक हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं चीज़ों को, और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टीफन्स लॉ वगैरह, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी थोड़ी सी है इस चैप्टर के अंदर। जैसे स्टीफन्स लॉ की अगर हम बात करें तो स्टीफन लॉ के हिसाब से अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड जो होता है वो उन्होंने बताया कि T की पावर 4 पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। T फॉर टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, ठीक है ना। तो ये आपका लॉ है आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है, ओनली फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी,
ठीक है ना, ये वाली चीज़ केवल आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ट्रू है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। इसकी जो यूनिट है, क्योंकि हमने देखा था कि जो एमिसिविटी थी, जो आपकी एमिसिव पावर थी, वो आपकी क्यू यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थी, तो इसकी जो यूनिट थी डेफिनेटली वाट पर मीटर स्क्वायर थी, या फिर हमने देखा था जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, है ना। तो ये हम निकाल ही सकते हैं आगे से, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल ही लोगे। ओके, यहाँ पर एक नई चीज़ है सिग्मा। सिग्मा के बारे में याद रखेंगे, ये स्टीफन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 567 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ठीक है ना। अब देखो ये बेसिकली याद रखने का तरीका देखो क्या है, मैं कैसे याद रखता हूँ, 5 6 7 8 मैं ऐसे याद रखता हूँ। मतलब अब मुझे ये तो एक आइडिया तो माइंड में रहता ही है कि यार वैल्यू कौन कौन सी आनी है, 5 6 7 8 मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁸ ठीक। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, साथ में ये जो यूनिट है ये याद रहनी चाहिए, जिससे आप जो है कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकाल पाएँ अगर जरूरत पड़े तो। डायमेंशनल फॉर्मूले जब हम निकालते हैं तो क्या आता है इसका, m1L0 T-3 और आपका θ-4, थीटा कह लो या केल्विन कह लो, कुछ भी कह लो, वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, T-3 θ-4, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मत रखना कोई बात नहीं, बट लेकिन निकालना आप इसको याद रखना है जिससे आप निकाल पाओ पेपर में। अब अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम थोड़ा सा देखें चीज़ों को, तो देखो अभी हमने जो देखा वो देखा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड। अब हम टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड आउट बाई सरफेस ऑफ एरिया ए इन टाइम टी अगर निकालना चाहें तो कितना होगा। किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है बेसिकली सिग्मा ए T⁴ इंटू टी। ये कहाँ से आया है, ये बेसिकली हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी है, ये हमने ये चीज़ निकाली है, ये चीज़ हमें पता है सिग्मा T⁴, तो हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें मिल गया सिग्मा ए T⁴ इंटू टी, ठीक। अब ये हमारा किसके लिए है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। अगर कोई बॉडी जनरल बॉडी है उसके लिए क्या होगा, देखो जनरल ब्लैक बॉडी, देखो जनरल बॉडी और इसके लिए मैंने थोड़ी चीज़ बताई थी एक आपको, ये एमिसिविटी, ये बताया था कि अगर जनरल बॉडी के लिए कोई भी चीज़ निकालनी है तो ER से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो यानी कि जनरल बॉडी के लिए जब मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँगा, मैं यहाँ पर आपका ये ER और यूज़ कर लूँगा, एमिसिविटी यूज़ कर लूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इससे मुझे आइडियल ब्लैक बॉडी का रेफरेंस से पता चल जाएगा कि जनरल ब्लैक बॉडी कितनी बढ़िया है वो, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे अगर रेट ऑफ हीटिंग वगैरह आपको निकालनी है तो रेट ऑफ हीटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, रेट मतलब टाइम के साथ आप उसको चेक कर रहे हो। तो ये अगर आप यहाँ पर देखोगे dQ/dt के हिसाब से तो ये हो जाएगा सिग्मा ए टी की यहाँ पर आप जो है, ठीक है, सिग्मा ए ER मतलब आपका एमिसिविटी, है ना, और बाकी अंदर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ये तब है जब सराउंडिंग का भी कोई ना कोई टेम्परेचर आपको दिया गया है, तो ये आपका रेट ऑफ हीटिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब रेट ऑफ फॉलिंग या रेट ऑफ कूलिंग वो क्या होगा, वो आपका dθ/dt, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए, है ना, और एमिसिविटी डिवाइडेड बाई mc, और आपका ये हो जाएगा T⁴ माइनस T⁴, है ना। और आपका यहाँ पर ये अभी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बेसिकली आपकी किस में आ रही होगी, जूल में अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ J से और डिवाइड कर देंगे, जो होता है 4.2, है ना। तो J की वैल्यू होती है 4.2, तो आपका ये आंसर यहाँ पर किस में आ जाएगा, ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। J की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे तब जब आपको ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है तो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस फार्मूला है NLC। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग आपका बेसिकली सिर्फ एक न्यूमेरिकल फार्मूला, आप ध्यान रखें, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह पे इस समय नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है ना। T1 माइनस T2 डिवाइड बाई टाइम, T1 और T2 ये है क्या, बेसिकली ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, शुरू का टेम्परेचर बाद का टेम्परेचर इज इक्वल टू K मतलब वही कंडक्टिविटी, है ना, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T0 हमेशा सराउंडिंग के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आई होप आप इस चीज़ को सबको ध्यान रख पाएंगे, ओके ना। चलो अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो आप मतलब एक बेसिकली वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसके कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, जो होती है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो भी आपकी लैम्डा m है, बेसिकली जो मीन वेवलेंथ है ना, वो आपकी होती है B/T के इक्वल, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, तो बी की जो वैल्यू है वो फिर से एक कांस्टेंट है जो आपको याद रखना है 2.89 इंटू 10⁻³ है ना, मीटर केल्विन। और ये आपका क्या है, ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि लैम्डा एम टेम्परेचर के इन्वर्सली हो गया, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपको एक वेवलेंथ दे दी जाएगी, एक टेम्परेचर दे दिया जाएगा, दूसरी वेवलेंथ पूछी जाएगी, दूसरा टेम्परेचर दिया जाएगा। तो कैसे करोगे, लैम्डा m1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 T2, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको करोगे। तो आई होप यार आप इसको कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब चीज़ें समझी होंगी, है ना, और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के थोड़ा सा आपको और कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, जैसे आपका हीट इंजन वगैरह। तो हीट इंजन की क्या कहानी है, हीट इंजन की जो कहानी है वो ये है कि ये क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली हीट इंजन के बारे में अगर हम देखें तो आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, सोर्स, सिंक, ऐसा कुछ कि मान लो ये हमारा सोर्स है, ये फिर हमारा हीट इंजन है, ये हमारा सिंक है ना, ऐसा कुछ आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आपने कुछ हीट दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जो हीट दी, मान लो आपकी यहाँ पर Q1 हीट दी, और सिंक का मतलब क्या होता है, जो भी हीट काम वर्क में कन्वर्ट हो गई वो तो ठीक है, लेकिन बची हुई यहाँ पर चली जाती है। सेकेंड लॉ है कि भाई सारी की सारी एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी पूछी जाती है। तो एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, और आउटपुट क्या है, आउटपुट ये वर्क है। तो ऊपर आउटपुट लिखोगे मतलब वर्क, और नीचे इनपुट लिखोगे। इनपुट क्या है, इनपुट डेफिनेटली आपका ये जो हीट जो आपने ली है सोर्स से वही है ना। तो ये हमारी इस तरीके से आप लिख सकते हो। अदरवाइज टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकते हो T1 माइनस T2, है ना। वर्क वाला जो जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आएगी भाई, जितना अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 था और यहाँ पर T2 है तो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर ही तो वर्क है। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Q1 मतलब T1, टेम्परेचर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ओके, या फिर आप लिख सकते हो मतलब ऐसे याद रखो, T बड़ा माइनस T छोटा अपॉन T बड़ा, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक होता है आपका रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है ना। ये क्या करता है, ये आपका हीट को लेता है, मतलब वही वाली बात है कि जैसे आप फ्रिज है, फ्रिज में आप क्या कर रहे हो, किसी सामान को रख रहे हो, किसी गुड्स को रख रहे हो, तो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जबकि हीट इंजन में हीट को दिया जा रहा था, यहाँ पे हीट को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होती है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, ये होती है कि आखिर कितना वर्क इसने किया, मतलब कितना हीट को खींच पाया ये, है ना, कितना हीट को खींच पाया। तो मान लो Q2 हीट को खींचा, मतलब वही वाली बात है कि जो एक्सट्रैक्ट आपने करी है, वही जो हीट आपने खींची है वो वाली, डिवाइडेड बाई वर्क डन, है ना। इनपुट यहाँ पर क्या था, जो भी आप बिजली इसमें यूज़ कर रहे हो, जैसे ये हमारा फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर का पूरा सिस्टम है। आपने यहाँ से बिजली दी, इसमें से कुछ हिस्सा काम करने में यूज़ हो गया इस रेफ्रिजरेटर में, और बाकी का आपने एटमॉस्फेयर को दे दिया, सराउंडिंग को दे दिया। ये मान लो आपकी सराउंडिंग है ना। और ये आपका वो सोर्स है, वो सिंक है जहाँ से इसने हीट को खींचा, है ना। तो आपने हीट को खींचा मान लो Q1 को, और बाहर आपने Q2 को ट्रांसफर कर दिया। कर क्या रहा है फ्रीजर, वही तो कर रहा है रेफ्रिजरेटर, कि भाई अंदर से हीट को खींचा और बाहर छोड़ दिया, है ना। और उसमें हमें एक वर्क करना पड़ेगा उसको हमको करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमेशा अगर कोई भी चीज़ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करनी है, आप ऐसे समझो आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने के लिए कोई खास वर्क नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ को नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, अगर आपको वर्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। किस फॉर्म में दोगे वो अलग बात है, लाइट की फॉर्म में दोगे या हीट की फॉर्म में दोगे, दैट्स अनदर टाइप ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम बिजली की फॉर्म में देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा Q2 बाई W। तो ये क्या हो जाएगा Q2, अब वर्क क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, है ना। भाई वर्क क्या होगा, जो आपकी ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको देखो नेगेटिव तो कभी नहीं आने वाला, आपको करना क्या है, बड़े में से छोटा घटा दो बस, ठीक। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस हिसाब से ध्यान रखना। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं यार आपने सब चीज़ समझी होंगी। ओके, बस एक और चीज़ है कि बीटा को अगर आप वैसे लिखना चाहते हो टेम्परेचर की फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हो, T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना, बात एक ही है वो। ओके, चलिए, तो यार इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखें और उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए, ये हमारा पूरा हो गया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और ये हमारा एंड हो चुका है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के सारे फॉर्मूलों का। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आया होगा। मैंने ऊपरी लेवल से सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है, सारे फॉर्मूले मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा फॉर्मूले बेस्ड तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। बाकी यार बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डेफिनेट सी बात है
कि ये जो वीडियो है वो टारगेट करती हैं ओनली फॉर्मूला को। अगर आपने पूरी साल मेहनत करी थी और आपने पूरे साल लेक्चर देखे थे, है ना, क्वेश्चंस करे थे, हेलो बच्चों ऐप के ऊपर भी आप जुड़े रहे होंगे, तो भी उस केस में आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। वन शॉट भी आपने देखा होगा तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आप उस प्रैक्टिस के साथ और एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे और अच्छा स्कोर करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली क्लासेस में और हमेशा बढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से आप हेलो बच्चों ऐप पर ज्वाइन करके अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर सकते हो। आप 120 या 100 नंबर की जगह 150 160 नंबर की सोच सकते हो। और जेई का एग्जाम दे रहे हो तो 120 में से 100 नंबर की सोचोगे, ना कि ऐसा कि पास हो जाए, बस ऐसा नहीं सोचना होता है कभी भी, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं यार, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, शेयर आपने कर दिया होगा सभी दोस्तों के पास, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपने विचार, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस या फिर आप जो नई वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी यार एक काम और कर देना कि हेलो बच्चों ऐप की आप जो है थोड़ा सा रेटिंग वेटिंग देख लेना यार। इतने सारे बच्चे यूज़ करते हैं, 12-13 हज़ार बच्चे, और उसके बाद ओनली 300 के अप्रॉक्स बच्चों ने रेटिंग करी हुई है। दैट्स नॉट फेयर, है ना।